अर्धचालक युक्तियों में जो हमें पढ़ना है वो स्पेशली अर्धचालक के बारे में है। तो अर्धचालक, इसके नाम से आप समझ सकते हैं, अर्धचालक का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता आधी होती है। अब इसका मतलब क्या है कि आधी होती है? तो जैसे आपने केमिस्ट्री में एक शब्द पढ़ा है कोलाइडी विलयन, है ना? कोलाइडी विलयन मतलब वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच की अवस्था होती है कोलाइडी विलयन। उसी प्रकार से फिजिक्स में हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक चालक और एक कुचालक, जिसमें से विद्युत धारा फ्लो हो सकती है। ये ऐसा एक पदार्थ है, यहां से हमने करंट को भेजा, करंट हमें यहां मिलती है, इसमें से विद्युत धारा फ्लो हो सकती है, तो हम बोलेंगे कि ये एक चालक है। एक पदार्थ हमने और लिया, यहां से विद्युत धारा को फ्लो कराया, इसमें से विद्युत धारा नहीं गई, यहां से हमें कुछ नहीं मिला, तो हमने इसे क्या नाम दे दिया? ये कुचालक है। ठीक है, चालक जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, कुचालक जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। ये दोनों एकदम स्पष्ट है। विद्युत धारा जाएगी तो चालक है, नहीं जाएगी तो इंसुलेटर है, कुचालक है। इन दोनों के बीच की अवस्था होती है अर्धचालक। ये अर्धचालक जो है, इसमें से यदि हम कहेंगे, देखिए यहां से हमने विद्युत धारा भेजी और हमने इससे कहा कि धारा को फ्लो कराना है, तो वो धारा को फ्लो कराएगा। और हमने इससे कहा कि धारा को फ्लो नहीं कराना है, तो वो विद्युत धारा को फ्लो नहीं कराएगा। ये बड़ी एक मैजिकल चीज है, जादुई चीज है। हम इसको अलाउ करेंगे कि हाँ आपको करंट को फ्लो कराना है तो वो कराएगा, ठीक है, और हम नहीं अलाउ करेंगे तो वो नहीं कराएगा। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, कुछ चैप्टर पढ़ना है आपको, हम बताएंगे आपको कैसे ये होता है। ठीक है, हम कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर देते हैं कि वो करंट को फ्लो करा देता है, और हम उसी चीज में कुछ ऐसी कंडीशंस को क्रिएट कर देते हैं, करंट फ्लो नहीं कराता। तो ये दोनों प्रकार से काम कर सकता है, चालक की भांति भी काम कर सकता है और कुचालक की भांति भी काम कर सकता है। इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर, मींस अर्धचालक। और भी कई विशेषताएं इसमें होती हैं, जैसे हम इसमें से यहां से हमने 20 एम्पियर धारा भेजी, तो हम जितनी चाहे उतनी धारा इसमें से फ्लो होगी। भले ही यहां से 20 एम्पियर धारा आ रही है, यहां पर यदि आप चाहो तो आपको 5 एम्पियर विद्युत धारा ही मिलेगी। ठीक, आप सेटिंग चेंज कर दोगे तो आपको वहीं पर इसी कंडीशन में 10 एम्पियर की विद्युत धारा मिलने लगेगी। थोड़ी और आप सेटिंग चेंज कर दोगे तो आपको 15 एम्पियर की विद्युत धारा वहां मिलने लगेगी। ऐसी कई विशेषताएं सेमीकंडक्टर में होती है, हम इसकी करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, हम चाहे तो विद्युत धारा फ्लो होगी, हम चाहे तो विद्युत धारा फ्लो नहीं होगी, हम चाहे तो कम विद्युत धारा फ्लो होगी, हम चाहे तो ज्यादा विद्युत धारा फ्लो होगी। ठीक है, और एक बड़ी जादुई चीज है सेमीकंडक्टर में, यहां से विद्युत धारा भेजो तो ये इसको प्रवाहित होने देगा, और यहां से विद्युत धारा भेजो तो प्रवाहित नहीं होने देगा। ऐसा भी हो सकता है, हम कर सकते हैं ऐसा, अभी करेंगे अपन अध्याय में, ये सब कुछ करेंगे, सबके बारे में आपको हम एक्सप्लेन करेंगे, सबके बारे में डिस्कस करेंगे किस प्रकार से ऐसा होता है। तो ये बड़ी जादुई चीज होती है अर्धचालक, इसकी विद्युत धारा को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके विद्युत धारा फ्लो कराने की विशेषता को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि यहां से जाने देगा और यहां से नहीं जाने देगा। जबकि चालक में क्या है, चाहे यहां से विद्युत धारा भेजो तो भी जाएगी और यहां से भेजो तो भी जाएगी। कुचालक में यहां से भेजो तो भी नहीं जाएगी और यहां से भेजो तो भी नहीं जाएगी। लेकिन सेमीकंडक्टर में हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि एक तरफ से विद्युत धारा भेजते हैं तो फ्लो होती है और अपोजिट साइड से फ्लो नहीं होती। या और भी कई काम कर सकते हैं कि हम इस पर प्रकाश आने देंगे तो विद्युत धारा को फ्लो कराएगा, और प्रकाश नहीं आने देंगे तो विद्युत धारा को फ्लो नहीं कराएगा। ठीक है, एक अंधेरे कमरे में इसको रख देंगे तो ये
विद्युत धारा को फ्लो नहीं करवाएगा, और उजाले वाले कमरे में रख देंगे तो विद्युत धारा को फ्लो कराएगा। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है, चालक और कुचालक के बीच की अवस्था होती है जिसकी चालकता को हम विभिन्न प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण खोज थी फिजिक्स में, और ये अभी 1980, 85, 90 के आसपास की खोज है, ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी की खोज है। 80, 85 के आसपास की ये सब खोजें हैं, इसलिए इसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। ठीक, और आजकल की जो डिवाइसेस बनती हैं आधुनिक विश्व में, मॉडर्न वर्ल्ड में जो डिवाइस बन से, मोबाइल, कंप्यूटर, सिम कार्ड, ठीक है, मेमोरी कार्ड, और ये सब है, कंप्यूटर का जो सीपीयू है, ये सभी डिवाइसेस अर्धचालकों से ही बनाई जाती है। ठीक है, ये सब सेमीकंडक्टर डिवाइस कहलाती हैं। ये सभी मशीनें जो आजकल हम गैजेट्स यूज करते हैं अपनी सुविधा के लिए, ये सब अर्धचालकों से बनाई जाती है। अब ये तो हो गया इसका परिचय, अर्धचालक क्या होता है। तो आंसर, अर्धचालक चालक और कुचालक के बीच की अवस्था होती है जिसकी चालकता को हम अपनी सुविधा के अनुसार कई प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, ओके। इसके बाद अर्धचालक होता क्या है। अर्धचालक वास्तव में जो आवर्त सारणी यदि आप देखोगे तो उसमें केवल दो ही पदार्थ पहले ऐसे होते थे जो अर्धचालक की भांति व्यवहार करते थे, उनका नाम था सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये दो पदार्थ पूरी आवर्त सारणी में, दो पदार्थ ही ऐसे थे जो अर्धचालक की भांति काम करते थे। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम को ही लेकर ये पूरी फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स बनाई गई है। ये पूरी फिजिक्स सिलिकॉन और जर्मेनियम पर ही बेस्ड है। इनमें से भी जो प्रकृति में आसानी से मिल जाता है वो है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन से ही अर्धचालक बनाए जाते हैं। इसी में गैलियम मिला दिया, इसी में आर्सेनिक मिला दिया, बहुत सारे पदार्थ मिलाते जाओ तो अर्धचालक बनते जाएंगे। ठीक है, अपन पढ़ेंगे पूरे अध्याय में, अभी आप ज्यादा टेंशन मत लो, अभी केवल शुरू हो रहा है अध्याय। अभी केवल आपको ये समझना है कि अर्धचालक होते क्या है। अर्धचालक चालक और कुचालक के बीच की अवस्था होती है। एग्जाम्पल क्या है इसका, अर्धचालक के एग्जाम्पल दो है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। और नेचर में आसानी से क्या मिल जाता है इनमें से, सिलिकॉन। तो सभी आधुनिक डिवाइस, मोबाइल की जो चिप होती है उसके अंदर, और कंप्यूटर का जो सीपीयू की चिप होती है, मदरबोर्ड होता है, ये सभी किससे बने होते हैं, सिलिकॉन से। ठीक है, इसलिए जहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनाई जाती हैं, जहां पर इनका मैन्युफैक्चर किया जाता है, उस शहर का नाम होता है सिलिकॉन सिटी। भारत में जो बेंगलुरु सिटी है, कर्नाटका में बेंगलुरु सिटी, उसका नाम बेंगलुरु हो गया है। उस सिटी को हम सिलिकॉन सिटी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर सिलिकॉन से सभी डिवाइसेस बनाई जाती है। तो सिलिकॉन आजकल की फिजिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे मूलभूत तत्व क्या है, कार्बन। कार्बन से पूरी केमिस्ट्री बनाई गई है। कार्बन में ऑक्सीजन मिलाओ, कार्बन में H मिलाओ, O मिलाओ तो CHO बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, है ना। कार्बन में O मिलाओ तो CO बन जाएगा, तो कीटोन कहलाने लगेगा। ऐसे मूल चीज क्या है उसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मूल तत्व क्या है, कार्बन है। उसी प्रकार से मॉडर्न फिजिक्स का मूल तत्व क्या है, सिलिकॉन। तो हम सिलिकॉन को ही लेकर अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमें इसमें चीज पढ़ना है वो ये है, एनर्जी बैंड, ऊर्जा बैंड। इस शब्द को हम पूरे अध्याय में बार बार आपके सामने बोलेंगे। ऊर्जा बैंड क्या होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो उसमें तो समझने की कोशिश कीजिए कि ऊर्जा बैंड क्या होता है। तो बोर ने बताया था, पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है, बोर के अनुसार नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं इस प्रकार से।
ये सब इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक की परिक्रमा करते हैं और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। उसी एनर्जी के कारण तो ये घूमता है। यदि इसके पास ऊर्जा नहीं होगी तो वो इसमें गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा है कि इस कक्षा के इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कम होती है, इस कक्षा के इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा होती है, तभी तो वो एक बड़े सर्कल में घूमता है और ये एक छोटे सर्कल में घूमता है। ठीक है, इस कक्षा के इलेक्ट्रॉन एक छोटा सर्कल बना सकते हैं, मींस इसके पास एनर्जी कम है। इस कक्षा के इलेक्ट्रॉन एक बड़ा सर्कल बनाते हैं, इसके पास एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, और ज्यादा एनर्जी होगी तो क्या हो जाएगा, और बड़ा सर्कल बनाएंगे। एनर्जी और ज्यादा होगी तो क्या होगा, और बड़ा सर्कल बनाएंगे। जितना बड़ा सर्कल होता जाएगा उतना ही ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जाएगा। मतलब जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाती है तो उसका सर्कल बड़ा होता जाता है और दूसरा काम क्या होता है, वो नाभिक से दूर होता चला जाता है। अब हम यदि और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ाएं तो ये इतना दूर नाभिक से हो जाएगा कि वो सर्कल बनाएगा ही नहीं, बल्कि वो ऐसे यहां से बाहर निकल के यहां फ्री स्पेस में घूमने लगेगा। ठीक है, तो इसकी इतनी ज्यादा एनर्जी हो गई है कि वो सर्कल वर्कल को तोड़कर उस एटम से बाहर निकल आया। आप सब जानते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि एटम को छोड़कर अपने ऑर्बिट को, अपनी कक्षा को छोड़कर फ्री हो जाता है। सबको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं इनकी एनर्जी कैसी है, कम या अधिक, आंसर कम। और ये जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया है इसकी एनर्जी कैसी है, अधिक, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कहां चला गया है, एटम को तोड़ के फ्री स्पेस में घूमने के लिए चला गया। एक बात सब क्लियर हो गई कि जो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूमते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, और जब इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाएगी तभी वो इतने बड़े सर्कल को तोड़ के बाहर निकलेगा और मुक्त हो जाएगा। तो हमने एक बात नोट कर ली, कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ऊर्जा कम होती है और मुक्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिक होती है। ठीक, ये हमने कहीं रफ में अपने पास नोट करके रख लिया कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनकी एनर्जी कम है, तभी तो वो वहां बंधे हुए घूम रहे हैं। उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो वो घूमना छोड़ देंगे और कहां चले जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे एटम से, फ्री स्पेस में घूमना शुरू कर देंगे। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनकी एनर्जी कम होती है। ठीक, तो दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन, कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन, और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो घूमते नहीं है वो फ्री है, उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। अब आगे बढ़ते हैं, हम सिलिकॉन का एग्जाम्पल लेते हैं। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक है 14। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए तो 2, 8, 4, मतलब सिलिकॉन की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड में 8, और थर्ड में 4। जबकि अंतिम कक्षा में आपने पढ़ा है, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए सेटिस्फेक्शन होने के लिए, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। कितने और होना चाहिए, 4, क्योंकि कुल 8 होना है ना, तो 4 स्थान इलेक्ट्रॉन के सिलिकॉन के पास है,
और यहाँ पर अभी 4 इलेक्ट्रॉन और भी आ सकते हैं। तो सिलिकॉन के पास 4 स्तर भरे हुए हैं और 4 स्तर रिक्त है। कुल इलेक्ट्रॉन 8 होना चाहिए। तो सिलिकॉन की अंतिम कक्षा में 4 स्तर भरे हुए हैं, 4 स्थान फुलफिल्ड है और 4 स्तर और बन सकते हैं उसमें, अभी 4 स्थान खाली। सिलिकॉन का एक टुकड़ा लेते हैं, एक क्रिस्टल लेते हैं, तो उस क्रिस्टल में सिलिकॉन के करोड़ों परमाणु होते हैं, थोड़ी एक परमाणु होता है। अगर एक परमाणु का हम ले आए, एक टुकड़े में, एक क्रिस्टल में सिलिकॉन के करोड़ों परमाणु होते हैं। और चूंकि सिलिकॉन ठोस होता है तो इसके परमाणु कैसे होते हैं, इतने पास पास होते हैं। ये ऐसे सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर करोड़ों परमाणु हैं। ये है सिलिकॉन का क्रिस्टल, बहुत पास पास में है, मतलब इसके पास करोड़ों परमाणु। ठीक, इस सिलिकॉन के परमाणु पर ध्यान दीजिए। हम अंदर का नहीं बना रहे हैं 2 8, अकेला अंतिम कक्षा का बना रहे हैं। ये सिलिकॉन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4। ये भी सिलिकॉन का ही परमाणु है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी 4 है और इसके पास भी 4 है। इन सब परमाणुओं के पास अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। जब सिलिकॉन का अकेला परमाणु होता है तो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन केवल 4 होते हैं। ये ऐसे इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। लेकिन जब सिलिकॉन का यहां पर एक और परमाणु आता है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पहले यहां घूम रहा था, जब ये 2 परमाणु पास पास में आते हैं तो ये केवल यहां नहीं घूमता, बल्कि एक चक्कर यहां लगाता है और एक चक्कर यहां लगाता है। ये ऐसा चक्कर और ऐसा चक्कर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब वो किसके चक्कर लगा रहा है, इसके भी चक्कर लगा रहा है और इसके भी लगा रहा है। ठीक है, इसके पास पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये 4 तो यहाँ घूम ही रहे हैं और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमने लगा। तो इसके परितः कुल कितने इलेक्ट्रॉन घूमने लगे, 4 इसके घूम रहे हैं और इसका भी घूम रहा। कितने घूमने लगे, 5। इसी प्रकार सिलिकॉन के नीचे भी एक परमाणु होगा, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार घूमना शुरू हो जाता है और ये भी दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां घूमना शुरू हो जाता है। तो अब इसके पहले कितने घूम रहे हैं, 4 इसके, एक इसका और एक इसका, कुल मिला के 6। ऐसा ही सिलिकॉन का यहाँ भी एक परमाणु है, इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए साझा कर लिया और यहाँ वाले सिलिकॉन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन साझा कर लिया। तो अब इस सिलिकॉन के परितः खुद इसके 4 तो घूम ही गए हैं और इसका भी एक तो 5, इसका एक तो 6, इसका एक तो 7 और इसका एक तो 8। मतलब ये सिलिकॉन कैसा हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। समझ आया? तो सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर सिलिकॉन के करोड़ों परमाणु होते हैं और सभी परमाणु एक दूसरे से जुड़कर सेटिस्फाई हो जाते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी कर लेते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, एक इसने आपस में साझेदारी कर ली, इसने इसको, इसने इसको, इन दोनों ने भी साझेदारी कर ली, इनने भी साझेदारी कर ली और इनने भी साझेदारी कर ली। तो इसके पास 4 खुद के थे, एक 5, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां। उसको दे नहीं दिया, बल्कि दोनों के परितः चक्कर लगा रहा है, मतलब वो दोनों का इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक, इसी प्रकार से इसके भी यहाँ से इसके ऊपर भी एक परमाणु होगा, इसकी भी साझेदारी हो गई। ये वाला सिलिकॉन भी है, यहाँ से इसके भी चारों तरफ परमाणु है। तो सिलिकॉन क्रिस्टल में सभी सिलिकॉन के परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेते हैं। मतलब सभी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, किस काम में लगे हैं, सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः घूमने में लगे हुए हैं।
कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां एटम के बाहर मुक्त नहीं है। सभी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? सभी के सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः चक्कर लगा रहे हैं, कक्षा में घूम रहे हैं। कक्षा में घूम रहे हैं मतलब कितनी ऊर्जा है उनके पास? कम ऊर्जा है। यदि एक इलेक्ट्रॉन यहां मुक्त होता तो उसके पास कैसी ऊर्जा होती? ज्यादा। तो सिलिकॉन के पास सभी इलेक्ट्रॉन कैसी ऊर्जा वाले होते हैं? कम ऊर्जा वाले। सिलिकॉन के पास कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, आप देख सकते हैं सब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इसका मतलब सिलिकॉन के पास अधिक ऊर्जा वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं। सभी 4 इलेक्ट्रॉन जो है वे चारों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? कम ऊर्जा वाले। ज्यादा ऊर्जा वाले होते तो क्या होता? यहां मुक्त हो जाते। तो यदि हम इसका एक ग्राफ बनाए, ये एनर्जी है 0 1 2 3 4 5 6। यहां घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा मान लो 4 या 3 है, तो ये हो गया घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों का ग्राफ 1 2 3। और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जा ज्यादा होती है, तो ये ऊपर वाली ऊर्जा किसकी हो गई? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की। और नीचे वाली ऊर्जा किसकी हो गई? कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की। यहां तक कहानी समझ में आई? फिर से एक बार सुनो पूरी कहानी। किसी परमाणु के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कक्षाओं में घूमते रहते हैं। कक्षाओं में घूमते हैं इसका मतलब उनके पास ऊर्जा कम है। ठीक, यदि उसकी ऊर्जा बढ़ा दी जाएगी तो वो और बड़े सर्किल में घूमेगा, और बढ़ाएंगे तो और बड़े सर्किल में घूमेगा, और इतनी ज्यादा ऊर्जा हो जाएगी तो वो सर्किल को छोड़कर बाहर निकल आएगा। बाहर निकल आने का मतलब क्या है? उसकी एनर्जी ज्यादा है। सर्किल में घूमने का मतलब क्या है? उसकी एनर्जी कम है। अब सिलिकॉन के पास इन दोनों में से कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर्किल में घूमने वाले होते हैं मतलब कम ऊर्जा वाले होते हैं, या मुक्त होते हैं मतलब ज्यादा ऊर्जा वाले होते हैं? उसको हमने यहाँ पे समझा कि सिलिकॉन के क्रिस्टल में जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो अपने अगल बगल वाले 4 परमाणुओं के साथ साझेदारी करके सब बिजी रहते हैं। इसके भी चारों घूमने में व्यस्त है, इसके भी चारों घूमने में व्यस्त है। कोई भी इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर मुक्त नहीं है। मतलब सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? कक्षा में घूम रहे हैं, अर्थात वो कम ऊर्जा वाले। ठीक है, कम ऊर्जा वाले हैं मतलब यदि हम यहाँ पर ग्राफ बनाए, ये हमने यहाँ पर नंबर डाल दिए, तो कम ऊर्जा कितनी है? 1 2 3, ये कम ऊर्जा है। और ज्यादा ऊर्जा कितनी है? 5 6। तो ये कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन और ये ज्यादा ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन। तो सिलिकॉन के सभी इलेक्ट्रॉन किस लेवल में रहेंगे? किस स्तर में रहेंगे? इसमें या इसमें? आंसर है इसमें, नीचे वाले में, क्योंकि उन सभी इलेक्ट्रॉन का काम क्या है? कक्षाओं में घूमना, अर्थात उन सबकी एनर्जी कैसी है? कम है। तो सिलिकॉन के लिए सभी इलेक्ट्रॉन यहां रहते हैं। इनको ऊर्जा मिल जाएगी कहीं से तो वो घूमना छोड़ के यहां मुक्त हो जाएंगे। मिल जाएगी तब, ठीक है, मिल जाएगी तो उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। इसकी ऊर्जा 3 है इसलिए वो घूम रहा है। आप इसको 6, 3 ऊर्जा और दे दो तो 6 हो गई। अब वो यहाँ फ्री हो जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा? 6 के लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ में ऊर्जा के 2 लेवल होते हैं, ऊर्जा के 2 बैंड होते हैं। ये एक ऊर्जा बैंड है, ये दूसरा ऊर्जा बैंड है। ये नीचे वाला जो ऊर्जा बैंड है इनका काम क्या है? कक्षाओं में घूमना इन इलेक्ट्रॉनों का, इसलिए इसका नाम होता है संयोजी बैंड। क्यों ऐसा नाम है? क्योंकि इनका काम क्या है? देखो, कक्षाओं में घूमना, अष्टक को पूरा करना, संयोजकता को पूरा करना। इसकी 4 वैलेंसी थी, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, संयोजकता को पूरा करने के लिए 8 चाहिए थे, तो इसने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहे थे उनने साझेदारी कर ली। तो ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इनका नाम क्या पड़ गया?
संयोजी बैंड, क्योंकि ये किस काम में आते हैं, किस काम में आएंगे, ये संयोजकता को फुलफिल करने के काम में आएंगे। ठीक, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते तो ये किस काम में आते, यदि होते तो, यहां तो नहीं है, यदि होते तो किस काम में आते, तो वो इस काम में आते, यदि हम यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र लगा दें, प्लस और माइनस की प्लेट लगा दें, तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे, माइनस से प्लस की ओर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन बंधे हुए तो घूम रहे हैं, ये ना यहाँ जाएंगे ना यहाँ, वो तो घूमने में व्यस्त है। कौन से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, आंसर है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से यहाँ जाएंगे, क्योंकि इनके पास घूमने वाला काम नहीं है, इनके पास कौन सा काम है, ये फ्री है, कोई काम नहीं है। जैसे ही हम यहाँ विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चल के आएंगे, तो ये विद्युत धारा का प्रवाह करवाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी ड्यूटी क्या होती है, विद्युत धारा का चालन करवाना, इसलिए इनका नाम, इस बैंड का नाम होता है चालन बैंड। तो ऊर्जा बैंड दो प्रकार के होते हैं, पहला कौन सा, संयोजी बैंड, इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कक्षाओं में घूमते हैं, उनकी ऊर्जा कैसी होती है, कम होती है। ठीक, दूसरा कौन सा बैंड होता है, चालन बैंड, इनमें कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें, जिनकी ऊर्जा ज्यादा होती है और जो विद्युत धारा का प्रवाह करवाते हैं। ठीक है, दो प्रकार की ऊर्जा बैंड होते हैं। सिलिकॉन में सभी इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में होते हैं, चालन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ये पूर्ण तरह से खाली होता है। ठीक है, तो ये ऊर्जा बैंड के बारे में था।